ऑप्टिक्स, तुमने रे ऑप्टिक्स पूरी कंप्लीट कर ली। वेव ऑप्टिक्स से पहले मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया डुअल नेचर, खत्म कर दिया, जानबूझ के डुअल नेचर पढ़ाया था। अब पढ़ाना है हमें वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। किसी भी अपने सीनियर से तुम पूछ लो, किसी भी सीनियर से पूछ लो, तुमसे ये कहेगा भाई वेव ऑप्टिक्स बड़ी हार्ड है। हाँ, लेकिन वेव ऑप्टिक्स है कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। 2 से 3 टॉपिक हैं इसमें। आपको जो पढ़ना होगा एक हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन को इसने हटा दिया, इसको लॉक कर दिया कि नहीं? अच्छा, सब उसमें है। होता क्या है वेव ऑप्टिक्स में? वेव ऑप्टिक्स में एक समस्या ये है कि सारा चलता है थेरेटिकल, मतलब लॉजिकल बेसिस चलता है, जो कि बच्चों को समझ नहीं आता। उनको लगता है, और वो पढ़ते जल्दीबाजी में एग्जाम के टाइम पे कहते हैं अरे यार वेव ऑप्टिक्स बड़ी टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आराम से पढ़ना, समझ में आएगा सब कुछ, एक एक चीज़ समझ में आएगी। बस इसको थोड़ा सा लॉजिकल पढ़ना, आराम से समझ लेना। रे ऑप्टिक्स तो कुछ नहीं है। रे ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स को रे की फॉर्म में तुम रिप्रेजेंट करते हो, कभी लाइट रेज बना दी, कभी मिरर लेंस, यही करते हो। यहाँ पे थ्योरीज आई, उसके बाद कुछ हाइपोथेसिस चली, तो ये चीज़ें आपको समझनी और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले वेव थ्योरीज पढ़ लेते हैं। वेव थ्योरीज में अब अगर न्यूटन ना आए कहीं तो बेकार। न्यूटन और आइंस्टाइन ने तो फिजिक्स बना दी ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, न्यूटन ने सबसे पहले अपनी कॉस्पिकुलर थ्योरी दी थी। न्यूटन की कॉस्पिकुलर थ्योरी क्या थी? नहीं, आइंस्टाइन भी बहुत जगह है, वो अलग है कि तुम्हारे लेवल से ऊपर का हो, ठीक है वो, और भी न्यूटन तुम्हारे लेवल का है, और जाओगे तो और भी न्यूटन बढ़ा जाएगा। तो पहले समझ लो, मैं 4 वेव थ्योरीज हैं, चारों में तुमको समझा देता हूँ, फिर जहाँ से हमारा 12th का सिस्टम चलेगा मैं वो चीज़ें तुम्हें लिखवानी शुरू करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये कहती है कि कोई भी सोर्स से जो लाइट निकलती है, मीन जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट समझो, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, हाँ, वो पार्टिकल्स इमिट करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स इमिट करते हैं। न्यूटन ने उनको कह दिया कॉर्पसल्स। वो दूसरी थ्योरी थी, वो डुअल नेचर मैंने तुमको बता दिया है, लेकिन पहले न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी समझो। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने बता दिया कि एवरी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इमिट्स पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉर्पसल्स। ठीक है भाई, बढ़िया थी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जब उन्होंने प्रूव किया, मारा लाइट को, प्रूव कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फंस गया ये। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फंस ये गया कि न्यूटन ने बता दिया कि डेंसर मीडियम में स्पीड ज़्यादा है और रेयर मीडियम में स्पीड कम है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या निकला? डेंसर में स्पीड कम आती है, रेयर में ज़्यादा आती है। पढ़ चुके हो तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी तो हो गई भैया फेल। तो सबसे पहले आप ये समझो कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी होती क्या है? क्या होती है? जो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है वो पार्टिकल्स इमिट करता है। वेव की प्रपोजिशन यहीं से आई थी, बिल्कुल प्रपोज किया था कि जो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा वो क्या देगा? पार्टिकल्स इमिट करता है, और इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? कॉर्पसल्स कहते हैं। ये इसकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी। बहुत जगह सेट भी हुई, लेकिन रिफ्रैक्शन में आगे फंस गया। रिफ्रैक्शन में न्यूटन ने बता दिया कि डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है, और रेयर मीडियम में स्पीड कम होती है, जो कि रॉन्ग था। ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हो गई। तो हाइजेंस ने अपनी वेव थ्योरी दे दी। देखो पहली थ्योरी आ गई, दूसरी हाइजेंस नाम के एक साइंटिस्ट आए, HUYGENS। हाइजेंस ने अपनी वेव थ्योरी दे दी। हाइजेंस की वेव थ्योरी आपको पता है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब उसने इसमें सारी चीज़ें बता दी कि इनका जो कलर होता है लाइट का, ड्यू टू इट्स वेवलेंथ होता है। सेंसेशन ऑफ साइट की वजह से हमें चीज़ें दिखती हैं, वेवलेंथ की वजह से दिखती हैं। तो ये तो थ्योरी हिट हो गई, तुमको पढ़नी भी यही थ्योरी है। तो सबसे पहले ये हाइजेंस की वेव थ्योरी समझ लो क्या होती है। हाइजेंस ने क्या बताया कि लाइट किस फॉर्म में चलती है? वेव्स की फॉर्म में चलती है। यही इसकी वेव थ्योरी थी। तीसरी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और चौथी आती है क्वांटम थ्योरी। अब मैं क्यों ये केवल लिख रहा हूं ये तुम समझ जाओगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने तुमको पढ़ा दी है।
क्वांटम थ्योरी, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी मैंने तुमको बता दी है। एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, दिस पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। तो क्या ये चारों थ्योरीज तुमको समझ में आ गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर चलते हैं तो उनके परपेंडिकुलर एक पाथ बनता है, वेव्स निकलती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। समझ में आ गया? जो फूल पत्ती सी बनाई थी को, क्लियर है ना? तो चारों थ्योरीज की बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये भी फेल हो गई, ये चलिए अपना, ये अलग अलग अपना चलती नहीं, कई जगह ऐसी आई। देखो वेव ऑप्टिक्स में भी वेव थ्योरी भी खूब चली, पोलराइजेशन में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम आई थी नहीं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, हर जगह ये सही थी वेव थ्योरी। क्योंकि एक्चुअल में देखो बाद में पता भी चला कि लाइट वेव्स की फॉर्म में चल रहा है। इसको चलाओ यार, हल्का सा गर्म सा लग रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक में तो फेल हो गई थी ना। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक में तो पार्टिकल नेचर आ जाता है ना, तो वहाँ क्वांटम थ्योरी चली। इस वजह से चीजें समझ में आ गई। दीपांशु क्लियर हो गई चारों बातें? कौन कौन सी? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, हाइजेंस वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। ये चारों बातें मैंने तुमको बता दी, बिल्कुल बेसिक था, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की नीड नहीं है। हम लोग सीधा पॉइंट पढ़ते हैं, वेव फ्रंट। यहाँ से स्टार्ट होगा तुम्हारा अपना सिस्टम, क्योंकि आजकल स्मार्ट स्टडी का जमाना है, डीप में जाओगे तो पढ़ते ही रहोगे। डालो हेडिंग, डालो पहली, डालो वेव फ्रंट, लिखो अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द A wave front is defined as the continuous locus of wave front is defined as the continuous locus of all particles of a medium which are vibrating in the same phase at the given instant, which are vibrating in the same phase at the given instant। समझ लो, पहले नाम से समझो, हो सकता है चीज ना समझ में आई हो। सबसे पहली बात तो वेव फ्रंट होता क्या है? वेव मतलब तुम समझ रहे हो उसका फ्रंट, खत्म। वेव फ्रंट, मान लो ये एक मीडियम है, रूम इज अ मीडियम। यहाँ पे क्या हुआ, इससे बल्ब से लाइट वेव्स निकली, तो इसमें मैंने एक इमेजिनरी ऐसे सरफेस ड्रॉ किया, तो उसमें मैं देखा कि अगर लाइट पार्टिकल, सारे पार्टिकल सेम फेज ऑफ द ऑसिलेशन में आ रहे हैं, तो अगर वो सारे सेम फेज में आ रहे हैं तो वो जो पार्ट होगा वो लोकस होगा, उस लोकस को हम कह देंगे वेव फ्रंट। इसके टाइप से तुम समझ जाओगे। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसके टाइप्स पढ़ने जाऊँ तो पहली बात तो लाइट सोर्स पे बात करते हैं। लाइट सोर्स है, मान लो पॉइंट सोर्स है। कैसा सोर्स है? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मतलब बल्ब, दूर से इसको एकदम छोटा सा बल्ब जलाओ तो तुम्हारे पास बनेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। बनेगा कैसे उसे समझो। ये मान लो हमारे पास पॉइंट सोर्स है, लाइट ऑल द डायरेक्शंस ट्रेवल करेगी, हाँ या ना बोलो भाई? लाइट से तो निकल के सारी डायरेक्शंस में जाती है ना। अब इससे लोकस खींच दो, इसके फ्रंट पार्ट्स को मिला दो, तो क्या बन रहा है? स्फीयर नहीं बन रहा? स्फीयर नहीं बन रहा है, ये बताओ। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स होना चाहिए। वर्ड समझ में आया नहीं आया? अभी कोई नोट नहीं करे, पहले समझ लेना। क्लियर हो गई ये बात? दूसरा आता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होगा? अच्छा, घरों में तुम्हारे रॉड लगा होगा लाइट वाला। अगर लाइट सोर्स लीनियर हो जाए, कैसा हो जाए? लीनियर सोर्स हो जाए। कॉन्सेप्ट समझो। ये मान लो मेरे पास लीनियर सोर्स है। वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए आपका दिमाग लॉजिकल होना चाहिए, एक एक चीज समझ में आएगी। बहुत आसान है वेव ऑप्टिक्स। अब अगर ये लीनियर सोर्स है तो भैया लाइट तो हर जगह निकल रही है ना। ये लाइट तो हर जगह से इमिट हो रही है। अब सोचो मैंने क्या किया। क्या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट नहीं बन गया? तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। तीसरा आता है प्लेन वेव फ्रंट। कैसा आता है?
प्लेन वेव फ्रंट, चाहे स्फेरिकल वेव फ्रंट हो चाहे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो, मतलब चाहे पॉइंट सोर्स हो या लीनियर सोर्स। इसको दूर से देखो, काफी दूर से देखो, काफी दूर से देखते हो तो इसका केवल आगे का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, बस एक प्लेन सरफेस दिखाई देता है, पीछे का हिस्सा नहीं दिखता। तो जो प्लेन सरफेस दिखाई देता है उसको आप क्या बोल देते हो? प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोल देते हो बेटा? प्लेन वेव फ्रंट। समझ में आ गई बात? हाँ या ना बोलो। अगर मैं पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स को दूर से देखता हूं तो उसका केवल एक पार्ट दिखाई देता है, फ्रंट पार्ट दिखाई देता है, वो फ्रंट हमें बिल्कुल प्लेन दिखता है। तो ऐसा जो वेव फ्रंट क्रिएट होता है वो प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। तीनों वेव फ्रंट समझ में आ गए? क्लियर बात? यस नो? तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में पहला लिखो स्फेरिकल वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में पहला लिखो स्फेरिकल वेव फ्रंट। उसमें लिखो व्हेन द लाइट सोर्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट में लिखो व्हेन द लाइट सोर्स is a point source. When the light source is a point source, दूसरा लिखो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल में क्या लिखोगे? व्हेन द लाइट सोर्स इज अ, हाँ, व्हेन द लाइट सोर्स या व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर, कुछ भी लिख लो। तीसरा आता है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट में लिख लो when point source or linear source, when point source or linear source of light is at a very large distance, at a very large distance, a small portion of spherical or cylindrical wave front appears to be plane, appears to be plane. Such a wave front is called plane wave front. Such a wave front is called plane wave front. क्लियर? कोई समस्या? तीनों डायग्राम बना लो फटाफट। बच्चे यार एक काम कर दो, वो टेबल दे दो उठा के मुझे। अरे टेबल महाराज कोई बात नहीं, ये इसका सामान हटा दो। लो दिक्कत तो नहीं हो रही? बस छोड़ दो। क्लियर हो गया? क्या लिखा? फ्रंट है, फ्रंट
फ्रंट। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे कि ये देखो ये वेव्स हैं, ठीक है, और ये वेव फ्रंट है। मैं ऐसे नॉर्मली बात करता हूँ, ये वेव्स हैं, ये वेव फ्रंट है, तो एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बनाना चाहिए इन्हें? 90 टेंजेंट ही तो बना रहे हैं, तो दिमाग में आ गया था इसके। तो क्या लिखोगे? वेव्स और वेव फ्रंट कितने का एंगल बनाते हैं? 90 का। तो नोट पॉइंट लिखो, वेव्स एंड वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू, बना लो प्लेन में, क्या दिक्कत है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, जिस दिन स्टार्ट होता है तो उस दिन को इंट्रो मिलता है, और क्या मिलेगा। अच्छा आप कुछ बातें समझो, वेव फ्रंट है क्या बेसिकली। अगर मैं ध्यान से समझूं तो वेव फ्रंट अगर मैं देखूं तो एक प्रकार का फ्लो ऑफ एनर्जी होना चाहिए, फ्लो ऑफ लाइट होना चाहिए। वेव्स वेव्स है, वेव फ्रंट उनका लोकस है। अगर वेव्स कहीं जा रही हैं तो उनके फ्रंट पार्ट को तुम ज्वाइन कर दो, हाँ, तो वो लोकस होता है अगर सेम फेस ऑफ द ऑसिलेशन पे आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ एक तो और, तुमने क्या लिखा, वेव और वेव फ्रंट कैसे होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो और मैं एक दो बातें अगर और तुमसे ध्यान से समझाऊं तो मैंने ये देखा कि यार वेव का जो फ्रंट पार्ट है उसके लोकस को मिलाना है, तो वेव का फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा? फॉरवर्ड होगा। वेव का फ्रंट पार्ट तो फॉरवर्ड ही है, तो अगर वो फॉरवर्ड है तो वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड ही होगा, बैकवर्ड नहीं होगा, क्योंकि एक प्रकार से फ्लो ऑफ एनर्जी, और फ्लो ऑफ एनर्जी तो हमेशा फॉरवर्ड होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि बैकवर्ड फ्रंट्स, वेव फ्रंट्स पॉसिबल नहीं होते, तो इसको भी कहीं लिख लो नोट पॉइंट में, दूसरा नोट पॉइंट लिख लो कि नो बैकवर्ड वेव फ्रंट्स आर पॉसिबल, नो बैकवर्ड वेव फ्रंट्स आर पॉसिबल। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही पहले बताओ? नो बैकवर्ड वेव फ्रंट्स आर पॉसिबल, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। अब मैंने सोचा है डायग्राम ड्रॉ करूं, तो वेव के नेचर पे वेव फ्रंट डिपेंड करता है, कॉन्सेप्ट समझ लो। वेव्स के नेचर पे वेव फ्रंट डिपेंड करता है, जैसा वेव्स का नेचर वैसा होगा वेव फ्रंट। कोई समस्या? जैसा वेव का नेचर वैसा होगा वेव फ्रंट। जैसे मान लो वेव्स ऐसी हैं, हाँ सीधी सीधी, ये आपकी वेव्स आ गई। अब मुझे बताओ इसमें वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे बनेगा, ये हम ऐसे ड्रॉ करेंगे वेव फ्रंट, इसको कहेंगे प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अब मान लो मुझे कन्वर्जिंग सोर्स मिल गया, कन्वर्जिंग मतलब समझते हो? ऐसे कन्वर्जिंग सोर्स मिल जाए, तो जो सोर्स है वो कैसा है आपका? कन्वर्जिंग है। अगर सोर्स कन्वर्जिंग है तो वेव फ्रंट कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, क्या कहते हो भाई? ऐसे तो मिलाओगे, तो ये मान लो कन्वर्जिंग सोर्स है, तो जो वेव फ्रंट होना चाहिए वो स्फेरिकल वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट आ जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब अगर सोर्स डाइवर्जिंग है, लाइट निकल रही है बाहर को ऐसे, तो वेव फ्रंट आपका इस तरीके से ड्रॉ होगा। हाँ, इसका हो जाएगा डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? तो पहले बताओ आपको शेप समझ में आ रही है? प्लेन वेव फ्रंट है, अगर लाइट आ रही है तो अच्छा एक दिमाग में रट लो एक बात, क्या कि वेव फ्रंट वेव्स के परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी देखो, अभी तो परपेंडिकुलर ही जा रहा है, ये भी तो परपेंडिकुलर ही जा रहा है, तो चीज़ें समझ में आ रही है ना।
वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस होता है, जो वेव के फ्रंट पार्ट को हम यूज करा देते हैं। टाइप्स कितने पढ़े हमने? 3, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, लीन और प्लेन। स्फेरिकल के लिए कैसा सोर्स? पॉइंट सोर्स। स्फेरिकल के लिए कैसा सोर्स? पॉइंट सोर्स। सिलेंड्रिकल के लिए कैसा सोर्स? प्लेन के लिए दोनों लेकिन दूर पे होने चाहिए। लार्ज डिस्टेंस पे अगर मैं स्फेरिकल मीन पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स को रख देता हूं तो उनका आगे का फ्रंट पार्ट ही दिखता है जो कि प्लेन होता है। देखो हिंदी रटो ले इंग्लिश तो बना ही लोगे। अगर मैं स्फेरिकल सोर्स या लीनियर सोर्स को क्या करूं? दूर रख लूं तो उनका केवल आगे का हिस्सा दिखता है जो कि प्लेन होता है। ये हमारा क्या कहलाता है? प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। डायग्राम बना लिया? अबे कैसे कहने का वेट करते हो क्या? गुड। प्लेन वेव फ्रंट सीधा बोल। ये तो स्फेरिकल बन रहा है ना, लीनियर को ऐसा बोल रहे हैं आप। पंडित जी बातें समझ में आ रही हैं? हाँ या ना बताओ। आज लड़के आज से सर्दी शुरू हुई एक्चुअल। हाँ आज से सर्दी का पहला दिन है जब से पंडित जी ने स्वेटर पहन लिया। हाँ अब समझ में आ गया। आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड बेटा बहुत लगती है। हाँ इनको हमेशा बचाओ। नया नया रिश्तेदार घर आ जाए तो 1-2 दिन उसको समझने के लिए हम उसी के हिसाब से काम करते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे, फिर तो यूज्ड टू हो जाता है। 3 दिन बाद तो उसे हम काम भी करा लेते हैं, भैया पानी दे देना जरा, हमें पता है यही रहेगा अब। क्यों निकल करा हमारे तो यही चलता है। हो गया? कोई समस्या? चलो हाइजेंस प्रिंसिपल लिख के रख लो बोर्ड में। 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आना है। हाइजेंस प्रिंसिपल, इसकी हेल्प से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूव आना ही आना है। तो पढ़ते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे। हाइजेंस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट दे दो जो होता है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कुछ आ जाएगा कि डिराइव कर दो। हो सकता है तुम्हारा मिला भी हो, अगर यूटी वगैरह हुए होंगे एग्जाम को हुआ होगा तो, और नहीं मिला तो बोर्ड में पक्का 3 नंबर का मिलेगा। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइजेंस प्रिंसिपल का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर। तो स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए और इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव होने चाहिए, सही से समझ आने चाहिए। तो बहुत अच्छे से एक एक बात समझ लेना। सबसे पहली बात तो हाइजेंस प्रिंसिपल समझने से पहले हाइजेंस वेव थ्योरी समझो। हाइजेंस वेव थ्योरी क्या होती है कि तुमने बोल दिया कि लाइट वेव्स की फॉर्म में चलती है। इतना ही नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ है। तुम सोचो ये लाइट सोर्स है, ठीक है। इस किसी भी लाइट सोर्स से लाइट वेव्स की फॉर्म में निकलती है। ये अपने सोर्स के ऑल द डायरेक्शंस ट्रेवल करती है। अब ये अगर लाइट सोर्स है तो देखो जो लाइट निकली है, वेव्स निकली है, ये इसके ऑल द डायरेक्शंस ट्रेवल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो किसी भी लाइट सोर्स से लाइट निकलती है, वेव्स की फॉर्म में निकलती है और ये ऑल द डायरेक्शंस ट्रेवल करती है। हाँ बिल्कुल कहानी जैसे समझ लो, समझ में आ जाएगी। अब यार अगर ये निकली तो इनको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। हाइजेंस ने इमेजिन किया, तो हाइजेंस ने बताया कि ईथर होता है, ईथरिक मीडियम जो हर जगह है, जो वैक्यूम की प्रॉपर्टीज रखता है, तो उसके ईथरिक मीडियम ही प्रेजेंट है, उसी मीडियम में चलती हैं। खैर बाद में कई सारी डिस्कवरीज हुई तो एक्चुअली पता चला कि ईथर नहीं है, ईथर नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल तुम करा सकते हो लाइट को। तो क्या समझ में आया, लाइट किसकी फॉर्म में चलती है, सोर्स से निकल के वेव्स की फॉर्म में, जो कि सोर्स के चारों तरफ मीन ऑल द डायरेक्शंस ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, अच्छी बात है। चलते 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 अगर रास्ते में दूसरा सोर्स मिल जाए तो इस सोर्स के लिए वो फ्रेश सोर्स की तरीके बिहेव करता है। अब कैसे, मैं तुमको यही समझाता हूँ। ये एक बल्ब जल रहा है, एक बल्ब ये जल रहा है। अब मैं कहता हूँ इस लक्ष्य की कॉपी में कौन से वाली लाइट आ रही है, इस बल्ब की या इस बल्ब की, क्या डिफ्रेंशिएट कर दोगे? नहीं कर पाओगे।
नहीं कर पाओगे डिफ्रेंशिएट। तो अगर जिस वेव से लाइट वेव्स निकली थी जिस सोर्स से, रास्ते में कोई दूसरा सोर्स मिल जाए, रास्ते में दूसरा सोर्स, वो फ्रेश सोर्स की तरीके बिहेव करता है, इससे निकलने वाली वेव्स इसके लिए सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाती हैं। इन सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड प्राइमरी वेव्स की स्पीड के बराबर होती है। पहली बात तो ये कहानी थी, तो इसमें ये पता लगा कौन सा प्राइमरी कौन सेकेंडरी है? पहले जो जलाया होगा वो प्राइमरी रहा होगा, जो बाद में जलाया होगा सेकेंडरी। भाई तुम तो किसी को मान के चलोगे? नहीं, जैसे कि अननोन है। देखो मैं अननोन की बात करूंगा तो रिस्पेक्ट में ले लेगा कि अगर उसको प्राइमरी मान लेगा तो उसको सेकेंडरी कह देगा, वो तो मानना पड़ेगा किसी ना किसी को ना। यार की बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ या ना बोलो। अब हाइजेंस प्रिंसिपल यहाँ से निकालते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल हमने ये निकाला, इसको 2 पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे कि वेव फ्रंट है, मान लो ये है, इसके लोकस में कोई भी एक पॉइंट रखा होगा, इस सोर्स से लाइट चली तो एक पॉइंट ये है, वो इसके लिए वेव फ्रंट की तरीके बिहेव करेगा। किसकी तरीके बिहेव करेगा? वेव फ्रंट की तरीके। क्लियर? सेकेंडरी मिला, फ्रेश सोर्स की तरीके निकलेंगी, उनको सेकेंडरी वेव कहोगे, सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड प्राइमरी के बराबर होंगी। बात समझ में आ गई है ना? तो लिख लो सीधे सीधे पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखो, एवरी पॉइंट on the given wavefront act as a fresh source of new disturbance called secondary wavelets. New disturbance called secondary wavelets which travel in all directions, with the velocity of light in the medium. दूसरा पॉइंट लिखो, LETS लास्ट में लगा दोगे ना। दूसरा पॉइंट लिखो, a surface touching these secondary wavelets tangentially in the forward direction at any instant gives the new wavefront at that instant. New wavefront at that instant. This is called secondary wavefront. देखो, मान लो ये कोई सोर्स है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है, ठीक है, इससे ये कोई चीज़ बनी हुई है, इसके पॉइंट्स ले लो A1, A2, A3। तो अगर इसको आप दूर से देखते जाओगे तो तुमको प्लेन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ ये तो बताया है अभी। ठीक है, ये लाइट का प्रोपेगेशन हो रहा है। ये एस सोर्स है। क्लियर? इनके पॉइंट्स दे दो, A1, A2 कह लो तो सेम ये आ जाएगा, A2, A खत्म।
स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते चले जाओ, ये चीज ऐसे यहाँ बन जाएगा यहाँ। नोट कर लो बेटा दोनों पॉइंट दोबारा। पहला पॉइंट अच्छा पढ़ो, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कोई भी गिवन वेव फ्रंट है, मान लो लाइट का सोर्स है, जाहिर सी बात है वेव फ्रंट बनाएगा। अब वहाँ पे ये एक पॉइंट है, ठीक, ये बिल्कुल फ्रेश सोर्स की तरीके बिहेव करता है, फ्रेश सोर्स ताज़ा बिल्कुल। जैसे ये, अगर इसके लिए मैं ये देखूंगा तो ये बिल्कुल सोर्स का काम करेगा, ठीक। फिर बिल्कुल सही बात है, यहाँ से कोई अगर लाइट चल रही है, इस पॉइंट पे आया, मैं कह रहा हूँ यहाँ से, अरे यार इसको ऐसे समझा ही दो तुमको। ये मान लो लाइट चली, ठीक है, रास्ते में तुमने दो सोर्सेज रख दिए, ये आगे मैं बताता आराम से। तो यहाँ से लाइट चली होगी क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे जब चलेगी तो ये अपना डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ना, डिस्टर्बेंस तो अपना, ये अपने हिसाब से लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो यही है वो न्यू डिस्टर्बेंस, इसको क्रिएट करना कहते हैं, ठीक। अब ये न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, लेकिन इसकी जो स्पीड होगी वो इसकी स्पीड के बराबर होगी। अब इसके जो डिस्टर्बेंस है, जो वेव्स निकलेंगी, उनको आप कहोगे सेकेंडरी वेवलेट्स। इसके S1 के डिस्टर्बेंस के एस तुम्हारा एक सोर्स है लाइट का, ऐसे समझ लो, ठीक है। इससे लाइट वेव्स क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट की फॉर्म में निकल रही। अब रास्ते में मैंने कह दिया तुमको ये दो सोर्स मिल गए अलग अलग, S1 और S2। तो अगर ये लाइट के सोर्स से, तो पहली बात तो S के लिए बिल्कुल फ्रेश सोर्स की तरीके बिहेव करेंगे, ठीक। अब इनसे जो लाइट वेव्स निकलेंगी वो भी क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में निकलेंगी। भाई जाहिर सी बात है, लाइट के सोर्स है तो ये भी तो लाइट सोर्स निकालेंगे यार। क्रेस्टो, अरे ऊपर नीचे ऐसे वाला वेव्स की फॉर्म जो देते हो, तो क्रेस्ट और ट्रफ तो वेव्स से पढ़ा है ना तुमने। तो इनसे जो वेव्स निकल रही हैं, ये अपना डिस्टर्बेंस बनाएंगी, भाई ये अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ये अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो इनकी जो वेव्स होंगी उनको हम कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, क्योंकि दूसरे नंबर पे आ रही है, ऐसे समझो। समझ में आ गया। अब इनकी जो स्पीड है वो इनकी स्पीड के बराबर होगी। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ो। Which travels in all direction with the velocity of a light is in the medium. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, जो हमारी लाइट थी, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ो। All surface touching these secondary wavelet tangentially. टेंजेंशियली सेकेंडरी वेवलेट्स, बिल्कुल सरफेस को देखो टेंजेंशियली तो टच करेंगी ये, तो टेंजेंट ही तो बन रहा है ना, ऐसे ऐसे। अभी बताया था टेंजेंशियली क्यों, वेव और वेव फ्रंट कैसे होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या बनाता है, टेंजेंट ही तो बनाता है, वो चीज समझ में आ गई। अब ये देखो वही चीज तो टेंजेंशियली टच कर रहे हैं, आगे समझ क्लियर। इस डायग्राम को दिमाग में रख के लिख पाओगे, अरे मतलब इस डायग्राम को दिमाग में रख के लिख पाओगे ना चीज, दोनों पॉइंट। ठीक है, बनाओ जल्दी से वाला डायग्राम फटाफट। हैं? अरे ये स्फेरिकल था, दूर से देखा हमने, प्लेन हो गया खत्म। तुम लोगों को बड़ा टाइम लगता है समझाने में, चीजें हैं, वेव ऑप्टिक्स है, नई नई यार, पहले दिन मिल रही है। समझ में आ रही चीजें, नहीं आ रही, पहले बताओ पक्का। तो ये बताओ वेव फ्रंट समझ में आ गया पूरा, हाइजेंस प्रिंसिपल। ना ना कुछ नहीं लिखना तुमको, इसी तरीके से मन करे बना लो, ना मन करे ना बनाओ, ड्रॉ भी ना करना हो तो ना करो, जो तुम्हारा जी करे कर लो। हाँ हाँ, क्या हुआ? मजे लेते रहते हैं। सक्षम कह रहा मैं तो कुछ बोलता ही नहीं, बोला करो दी एंड लिखवा रखा यार तुमने टी शर्ट में भी। अच्छा ट्रेंड है वो, मैं दूर से दी एंड दिख रहा था। कटारिया जी हैं वो, कटारिया जी, मजाक नहीं। हो गया? चलो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करते हैं, तो हेडिंग डालो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हुआ? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। रिफ्लेक्शन on the basis of wave theory
वेव थ्योरी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन देना है आपको, कैसे होता है। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दो क्या क्या होते हैं, कितने पढ़े थे? 2, ठीक है। हाँ, एंगल आई इक्वल एंगल आर, सही बात है। और दूसरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और लाइट। हाँ, बड़ा 30 मार्क खान समझने लगे होंगे, नलायक को क्लास 10 से लड़ते तैयार हो। तो देखो समझो बात को, बड़े ध्यान से समझना, एक एक बात समझ में आएगी। मान लो ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। हाँ? हाँ, नहीं, अब तो उसका डेरिवेशन आ गया ना रिफ्लेक्शन का। तो मान लो रिफ्लेक्टिव, क्योंकि रिफ्लेक्शन आप प्रूव करोगे तो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए। मिरर मान लो, एक एक पॉइंट समझ लेना। इसमें कोई ये वेव फ्रंट इंसिडेंट है, प्लेन वेव फ्रंट। ये मान लो M1 M2 क्या था बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। इसमें AB एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है एंगल I से। कितने एंगल से? I एंगल से इंसिडेंट, ठीक है। हमारा क्या जा रहा है? अब ये लाइट वेव्स आई, इनका कुछ एंगल होगा आई, वो इस आई के पता नहीं बराबर है कि नहीं है, मैं नहीं जानता, मैंने वेव फ्रंट का एंगल आई माना है। अब तुमको पता है कि वेव और वेव फ्रंट कितने का एंगल बनाती है? 90। तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितने का होगा? 90 का। तो देखो हो सकता है बी डैश पे आए, भाई ये ऐसे आएगी ना यहाँ पे, तो ये ऐसे आई तो इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो ऐसे जाना चाहिए, इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। डायग्राम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहले बता दो, ना आ रहा हो तो बता देना कि नहीं आया समझ। यहाँ तक इसमें समझना क्या है यार? लाइट ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझो। स्पीड ऑफ लाइट कितनी मान ली तुमने? c होती है ना वैक्यूम में। c कंसीडर कर लो कि हमारे पास ये कोई मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? c है। जितने टाइम में, अब तो b डैश की वैल्यू बता दो कितनी होगी। मान लो t टाइम लगा है उसको b से b डैश पहुंचने में, तो b डैश की वैल्यू कितनी होगी? c इंटू टी। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। मान लो t टाइम में b डैश पे पहुंचा है, c स्पीड है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? c इंटू टी आ गई। यस नो? b डैश की वैल्यू समझ में आई नहीं आई? नहीं आई। अच्छा, अब a को मैंने सेंटर माना, b डैश को रेडियस माना, और इस वाले पाथ में जो लाइट जा रही थी एक आर्क लगा दिया। मान लो ये वैल्यू आ गई a डैश। कितनी आ गई? a डैश। a को सेंटर माना, b डैश को रेडियस माना, कंपास की नीडल यहाँ, पेंसिल की नीडल यहाँ, मैंने आर्क मार दी। इस आर्क से a डैश को मिला, a डैश b डैश को मिला दिया। अब चीजें समझने वाले, ये एंगल कितना था? I। तो जो a डैश b डैश होगा वो होगा रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। अब पहले 2-3 बातें यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक एक बात समझना। b डैश की वैल्यू c इंटू टी समझ में आ गई थी। अब अगर तुमने b डैश के बराबर आर्क माना है तो a डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो भी तो c इंटू टी हो जाएगी। हाँ, अब या तो दूसरे बात आप ऐसा समझ सकते हो कि जितने टाइम में b डैश से पहुंचता है उतने ही टाइम में a डैश पे पहुंचता है। देसी भाषा ये है, आर्क लेंथ छोड़ दो, जितने टाइम में b डैश पे पहुंचता है उतने ही टाइम में a कहाँ पहुंचता है? a डैश में। तो क्योंकि स्पीड सेम थी तो दोनों की डिस्टेंस भी सेम होगी, क्योंकि मैंने टाइम सेम मान रखा है। हाँ या ना बोलो? अगर तुमने टाइम सेम माना है तो जितने टाइम में b डैश पे पहुंचा उतने टाइम में a कहाँ पहुंचा? a डैश पे। ज्वाइन a डैश टू b डैश। तो a डैश b डैश विल बी, ज्यादा एल लग गए जितने तुम्हारी जिंदगी में लगे, विल बी, क्या हो हंस देते हो यार, डर्टी माइंड, लर्नर। a डैश b डैश विल बी रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। सही बात है। तो ये एंगल कितने का बनना चाहिए? r का, क्योंकि रिफ्लेक्शन r होता है। अब मेरा मेन टारगेट है i और r को क्या करना है बेटा? इक्वल प्रूव करना है। तो ये भी 90 होगा।
बात समझ में आई नहीं आई? हाँ या ना बोल दो। नहीं आई तो ठीक है, मैं दोबारा समझा दूँ, दोबारा समझो। मान लो हमारे पास M1 M2 एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, M1 M2 एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे AB एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये 1 और 2 लाइट वेव्स हैं। तो जितनी देर में लाइट B से B डैश से पहुंचती है उतनी ही देर में लाइट A से A डैश से पहुंचती है। तो B B डैश की वैल्यू C इंटू टी, तो A डैश की वैल्यू भी तो C इंटू टी होगी। अब मैंने A डैश से B डैश को मिला दिया, तो ये अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट था तो ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट नहीं आ गया? अगर ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट आ गया तो मैंने इसको बोल दिया एंगल R, इसको बोल दिया एंगल I। अब मुझे I और R बराबर प्रूव करने हैं, I और R बराबर प्रूव करने हैं। हाँ तो ट्राइंगल ले लो, 2 ट्राइंगल ले लो, कौन कौन से ले लें बताओ? A B B डैश इन ट्राइंगल A B B डैश एंड ट्राइंगल A A डैश B डैश। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझो बेटा, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक तो तुम साइन कॉस लगा लो या ना लो यार, सिमिलरिटी मत लगाओ, तुम्हें सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, मत लगाओ सिमिलरिटी। इन ट्राइंगल A B B डैश साइन आई लगाओ। साइन आई क्या होगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितनी? B B डैश। हाइपोटेन्यूज कितना? A B डैश। B B डैश की वैल्यू C इंटू टी अपॉन A B डैश आ गया, पक्का? अब इन ट्राइंगल A डैश B डैश साइन R लगा लो। A डैश B डैश साइन R लगाओगे तो A डैश अपॉन A B डैश आएगा, A डैश अपॉन C इंटू टी अपॉन A B डैश आएगा। तो अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड मानूं तो क्या साइन आई साइन आर के बराबर है? बोलो। तो साइन आई विल बी इक्वल टू साइन आर, तो क्या साइन से साइन हट गया तो एंगल आई इक्वल एंगल आर के आ गया। यही तो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा अगला लॉ समझो, अगला लॉ इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश और नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन ऑफ इंसिडेंस। एक ही प्लेन पे तीनों लाई कर रहे हैं, ए बी ए डैश बी डैश और ये नॉर्मल लाइन। वही तो है, लॉस तो प्रूफ करने थे तुमको, तो जो वहां पे स्टेटमेंट थी उनको तुमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, खत्म। कहाँ प्रूफ रखे थे वहाँ? वहाँ तुमने डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी थी, प्रूफ किया था क्या बताओ? दिखा दो अगर प्रूफ किया हो तो, मुझे तो नहीं लगता प्रूफ किया था। कहाँ से कर देते जब तुमको वेव थ्योरी नहीं पता था? वहाँ में वेव फ्रंट नाम ले लेता तो तुम भाग जाते कि ऑप्टिक्स क्या चल रही है। सही बात है। कौन सा ये? तो ये लिया क्या मैंने? ए बी एक वेव फ्रंट इंसिडेंट किया था, डायग्राम बनते हुए नहीं देखा था यार तुमने? हाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म। नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन के लॉस करेंगे, ठीक है।